Hello everyone, this is CA Isha Agarwal, your friend, mentor, and guide for the subject audit, and I'm here to make the subject easy for you with fun things and in less timings. तो CA इंटर के एग्जाम्स हो गए ओवर and whether you have given group 1 or group 2 or both groups, it's time for you to chill and relax क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की इन पेपर्स के लिए, इन एग्जाम्स के लिए, and now that they are over, your preparation can take a back seat and मस्ती can take a front seat, and आपकी इसी मस्ती के टाइम पे हम ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करना चाहते थे। तो आज का वीडियो इज नॉट गोइंग टू बी एनी कॉन्सेप्ट वीडियो या एनी रिविजन वीडियो या कोई Q&A या MCQ टाइप वीडियो नहीं होने वाली। आज का वीडियो इज गोइंग टू बी अ प्योर सिंपल एनालिसिस ऑफ द May 2025 ऑडिट पेपर। ये वीडियो मैं स्पेशली उनको रेकमेंड करूंगी देखना जिनका ग्रुप 2 ड्यू है सितंबर में, यानी जिन्होंने या तो ग्रुप 1 दिया था May 25 में या दे आर अपियरिंग फॉर बोथ ग्रुप्स फॉर सितंबर 25। क्योंकि देखो यार, जिन्होंने ऑडिट का पेपर दे दिया है इस बार, उनके लिए अब एनालिसिस देके कोई फायदा नहीं है। पेपर दिया, अच्छा गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा गया रिजल्ट में देखेंगे। अब एनालिसिस और ये सब देख देख के अपना माथा मत पकाओ। पेपर गया, अच्छा गया, नहीं भी गया तो बाद में देखा जाएगा। नाउ इट्स नॉट टाइम फॉर यू टू थिंक कि यार क्या होगा, कैसे होगा, ओवर थिंक करना चाहिए, नहीं। अभी उन सब पे एक स्पीड ब्रेकर लगाओ और अभी जो दूसरा ग्रुप है या तो उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, या इफ यू वांट टू एंजॉय योर लेजर टाइम तो उस पर ध्यान दो। So this video is especially recommended for students who are appearing for group 2 in September 25. अगर overall May 25 के पेपर की बात की जाए तो it was a very very easy paper for audit। मतलब बच्चों ने एक्सपेक्ट किया था ऐसा तोड़ फोड़ टाइप्स क्वेश्चन आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत एक्सपेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए एंड बहुत सारे एक्सपेक्टेड टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने मिले होंगे पेपर में। सो ऑल इन ऑल, अगर आपने May 25 का इस बार ऑडिट का पेपर दिया है, सो यू कैन कंसिडर योर सेल्फ एज अ लकी पर्सन, क्योंकि ऐसा पेपर ऑडिट का हमें हर बार देखने नहीं मिलता है। नाउ बिफोर वी गेट इनटू द इन डेप्थ एनालिसिस कि एमसीक्यूज कैसे थे, पेपर कहाँ से आया था, कौन से चैप्टर पे फोकस था, आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग विद यू पीपल। सो दिस वाज आल्सो द फर्स्ट पेपर आफ्टर आवर एग्जाम ओरिएंटेड बैच, जहाँ पे हमने सिर्फ 20 लेक्चर में ऑडिट कंप्लीट किया था। एंड आई वाज रियली कीन टू सी कि क्या सिर्फ कोई बच्चा अगर एग्जाम ओरिएंटेड बैच पढ़ के गया है तो क्या वो ये पेपर अटेम्प्ट कर पाएगा। एंड ट्रस्ट मी, द रिजल्ट्स आर शॉकिंग। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चंस लिखा है इन रेफरेंस टू एग्जाम ओरिएंटेड बैच लिखा है। एंड यस, अगर आप हमारा सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी करके जाते ना तो आप आराम से ये पेपर अटेम्प्ट कर पाते एंड नॉट जस्ट अटेम्प्ट, आप इसमें अच्छे मार्क्स भी सिक्योर कर पाते। सो टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर स्केर्ड थिंकिंग कि एग्जाम ओरिएंटेड बैच इनफ होता है या नहीं, या सिर्फ 20 लेक्चर्स इनफ होते हैं या नहीं, दिस इज अ प्लेन वैलिड प्रूफ कि हम एग्जाम ओरिएंटेड बैच में भी इतना कवरेज रखते हैं कि आप आराम से पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। नाउ लेट्स गेट ऑन टू द पेपर एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं एमसीक्यू की। तो एमसीक्यूज वर ऑन द एवरेज साइड। मैं बोलूंगी क्वेश्चंस जो थे वो बहुत इजी थे, बट क्वेश्चंस जिस चैप्टर से थे, दैट इज ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस एंड ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग्स, ये दोनों ऐसे चैप्टर होते हैं जो सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए पिक मी आउट चैप्टर्स होते हैं कि हम ये तो नहीं करके जाएंगे। एंड डिस्पाइट एवरी टीचर स्पीकिंग ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पास्ट पेपर एनालिसिस की बेटा ये करके चल जाओ, ये करके चल जाओ, वो नहीं करके जाते। तो अगर आप ये चैप्टर्स नहीं करके गए होंगे तो आपके लिए MCQs would have been difficult, बट अगर आप ये चैप्टर्स रीड भी करके गए होंगे ना तो भी क्वेश्चंस इतने इजी थे कि आप आराम से MCQs अटेम्प्ट कर पाते। तो यहाँ पे जितने भी सितंबर 25 के बच्चे हैं उनको लेसन ले लेना चाहिए कि ऐसा नहीं है हर बार आइटम्स ऑफ एफएस डिस्क्रिप्टिव में आएगा और तुम उसको स्किप करके आ जाओगे। आइटम्स ऑफ एफएस MCQ कंपल्सरी में भी आ सकता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग से कंपल्सरी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो प्लीज डू नॉट स्किप बोथ ऑफ दीज चैप्टर्स। अगर बात करें डिस्क्रिप्टिव की तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन 1, जो कि था एक कंपल्सरी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1 जो है, क्वेश्चन 1 का पार्ट ए आई टेल was a bit on the difficult end, क्योंकि वहां पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था अबाउट अवेलेबल एविडेंस। अब ऐसा कोई शब्द ऐसे 500 में मौजूद नहीं है। सो वी एग्जैक्टली डोंट नो व्हाट वाज द आंसर दैट इंस्टीट्यूट वाज एक्सपेक्टिंग टू दिस क्वेश्चन। अगर मैं प्रोस्पेक्टिव आंसर्स की बात की करूँ तो इसमें जो है आपका सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के बारे में आप बता सकते हो, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के बारे में बता सकते हो, या फिर आप जो डेटर्स रिलेटेड एविडेंस है उसके बारे में बता सकते हो। दीज आर द 3 आंसर्स दैट आई एम प्रिस्पेक्टिंग इसका हो सकता है। बट येस, वील हैव टू वेट फॉर द इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर्स टू चेक व्हाट इंस्टीट्यूट वाज एग्जैक्टली लुकिंग आउट फॉर दिस आंसर। तो
जो भी आपने लिखा होगा अपने मन से बना के, यू कैन जस्ट प्रे टू गॉड कि वो क्लिक करे एंड वो सजेस्टेड आंसर में मौजूद हो। अगर क्वेश्चन 1 पार्ट बी की बात की जाए तो दैट वाज ऑन द मॉडरेट स्केल, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट से सवाल आया था एंड ऐसा टाइप का सवाल इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंट एमटीपी आरटीपी में पूछ रखा था। तो अगर आप रिसेंट एमटीपी आरटीपी सॉल्व करके गए होंगे तो आई एम प्रिटी श्योर आपके लिए क्वेश्चन कुछ नया नहीं होगा। आसान सवाल था, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में आपको कंट्रोल्स के बारे में बताना था। तो आई गेस जिन भी बच्चों ने ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट पढ़ा होगा दे कुड हैव इजीली अटेम्प्टेड इट। फिर बात करें क्वेश्चन 1 पार्ट सी की, तो वो भी था ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से, येट अगेन वेरी इजी। असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल एंड कंप्लीशन मेमोरेंडम पे क्वेश्चन पूछा था। आई एम प्रिटी श्योर कि मोस्ट बच्चे इसको आंसर कर पाएंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन 2 पे, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन था अंडर ऑप्शन एंड आई फील कि ये क्वेश्चन हर बच्चों को अटेम्प्ट करना चाहिए था एंड आई थिंक मोस्ट बच्चों ने किया भी होगा क्योंकि इसके जितने भी पार्ट्स है वो सारे इजी टू मॉडरेट स्केल के थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए था नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट से, जिसमें इन्होंने पूछा था अबाउट एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। नाउ इफ यू वॉच माय इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वीडियो तो उसमें भी मैंने बताया है, पास्ट पेपर एनालिसिस वाले वीडियो में भी मैंने बताया है कि इस चैप्टर से एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स वाला जो पोर्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ये करके गए होंगे तो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाए होंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी पे, जो कि था कंप्लीशन एंड रिव्यू में एसए 570 गोइंग कंसर्न से। तो फू जो इवेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग एंड अदर इवेंट्स, उनमें से इन्होंने ऑपरेटिंग इवेंट्स और कंडीशंस के बारे में पूछा था। नाउ दिस क्वेश्चन वाज इजी बट मैं बोलूंगी थोड़ा मॉडरेट था क्योंकि 5 इवेंट्स और कंडीशंस वहां एग्जाम हॉल में क्लिक करना कैन बी अ बिट डिफिकल्ट। तो अगर आपको क्लिक किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, बट जितना भी 3-4 जो क्लिक किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाएंगे। गुड पार्ट अबाउट दिस क्वेश्चन वाज कि आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशंस या बहुत ज्यादा आंसर्स नहीं लिखने थे, सिंपल 5-6 लाइन्स थे इस आंसर के। तो अगर आपको सारे पॉइंट्स याद होंगे तो यस दिस वाज एन इजी टू स्कोर क्वेश्चन। फिर आते हैं पार्ट सी में, जो कि था ऑडिट रिपोर्ट एंड कारो से। नाउ दिस क्वेश्चन इंस्टीट्यूट कुड हैव मेड इट डिफिकल्ट बट जब उन्होंने क्लॉज नंबर स्टेट कर दिया ना तो मुझे नहीं लगता है किसी भी बच्चे को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा होगा। मतलब ये हो सकता है कि बच्चों को समझ नहीं आए कि इसमें कौन सा क्लॉज अट्रैक्ट हो या कौन सा प्रोविजन अट्रैक्ट हो, बट जब दे हैव मेंशन्ड कि यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक प्रोसीड्स वाला क्लॉज अट्रैक्ट होगा तब मुझे लगता है ये सवाल बहुत आसान बन गया था। एंड अगर आप कारो करके गए होंगे, आपको क्लॉज नंबर्स याद होंगे तो आप आराम से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए होंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 वाज येट अगेन इजी टू मॉडरेट टाइप क्वेश्चन एंड ये भी आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था। सो क्वेश्चन 3 वाज 3 में सबसे पहले पार्ट ए वाज फ्रॉम आइटम्स ऑफ एफएस। तो यहाँ पे इन्होंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का वैल्यूएशन असर्शन के बारे में पूछा था। वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर आप रीड भी करके गए होंगे आइटम्स ऑफ एफएस तो आप ये आंसर कर पाए होंगे। क्वेश्चन 3 पार्ट बी जो था दैट वाज फ्रॉम की ऑडिट मैटर्स, येट अगेन अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। और ऐसा क्वेश्चन था जो पिछले आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट पेपर्स में कई बार पूछा गया है। तो अगर आप पास्ट पेपर्स भी करके गए होंगे तो भी आप ये क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाए होंगे। अगर बात करें पार्ट सी की, तो पार्ट सी था एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में एसए 210 से। यहाँ पे उन्होंने प्री कंडीशंस पूछे थे, गेट अगेन वेरी वेरी इजी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं बोलूंगी एक अवॉइडेबल क्वेश्चन था। मतलब एज अ स्टूडेंट मैं खुद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहती क्योंकि अदर पार्ट्स वर इजियर कंसिडरिंग टू क्वेश्चन 4। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन 2 देखे, क्वेश्चन 3 देखे, क्वेश्चन 5 एंड 6 देखे तो उसमें जो क्वेश्चन थे मुझे लगा दैट वर इजियर एज कम्पेयर टू क्वेश्चन 4। तो अगर आपने क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट किया है तो बहुत अच्छी बात है, बट आई एज अ स्टूडेंट वुडंट हैव अटेम्प्टेड क्वेश्चन 4 क्योंकि मुझे लगता है बाकी पेपर बहुत इजी था यार, आराम से उसमें मार्क्स पूरे हो जाते। तो क्वेश्चन 4 की बात की जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो था ऐसे 505 से, एक्सटर्नल कंफर्मेशन से। नेगेटिव कंफर्मेशन के बारे में आपको बताना था एंड उसके कंडीशंस बताने थे। नाउ दिस क्वेश्चन वाज वेरी इजी एंड जिस भी टीचर से आपने क्लासेस लिए होंगे आई एम प्रिटी श्योर उन्होंने ये क्वेश्चन आपको कराया होगा, बट हो सकता है एग्जाम हॉल में ये क्लिक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। एंड यहाँ पे 2 पार्ट्स थे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो अगर आप पार्ट ए रॉन्ग कर रहे हो ना तो आपको ऑटोमेटिकली पार्ट बी भी रॉन्ग हो जा रहा है। सो ये क्वेश्चन मुझे इसलिए लगा थोड़ा मॉडरेट है क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था एंड अगर बच्चे को एक भी ऑप्शन गलत क्लिक करे तो उसका नेक्स्ट आंसर भी ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी। तो ये था एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट से एंड ऐसे 220 से यहाँ पे सवाल पूछा गया था। नाउ इसमें जो मुझे प्रॉब्लम लगा
इसमें जो मुझे प्रॉब्लम लगा वो ये था कि ऐसे 220 तो बच्चों को आता है, बट ऐसे 220 का कौन सा एलिमेंट यहाँ पे अट्रैक्ट होगा ये बच्चों को क्लिक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में पूछा था. नाउ स्टूडेंट्स कुड हैव गॉट कंफ्यूज कि यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटीज की बात करें, एथिकल रिक्वायरमेंट्स की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो वो मुझे लगता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे इसमें. एंड आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सी से. तो ये था आपका ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस से. अभी ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस ऑलरेडी एक ऐसा चैप्टर है जो मोस्ट बच्चे करके नहीं जाते. ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस में ट्रेड रिसीवेबल से इन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा है जो बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होगा, ये ऐसा कुछ उनके सिलेबस में है. तो ट्रेड रिसीवेबल्स जब आप पढ़ोगे आइटम्स ऑफ एफएस में, तो वहां पे ना उन्होंने स्टार्टिंग में कंट्रोल्स के कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उसी पे ये सवाल था ना. जैसा मैंने कहा, ऐसे ही स्टूडेंट्स आइटम्स ऑफ एफएस स्किप करके जाते हैं एंड आप बोलोगे किसी आइटम के अंदर कंट्रोल्स भी था जो पढ़ के जाना था, वो मोस्ट बच्चे नहीं करके गए होंगे. तो अगर आप करके गए होंगे तो आपके लिए सवाल आसान रहा होगा, और अगर आप नहीं करके गए होंगे तो आई एम प्रिटी श्योर आपको ऐसा लग रहा होगा एग्जाम हॉल में कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, बट ऐसा नहीं है. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए वाज वेरी वेरी इजी. आपसे एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट ऑडिट पूछा था, मतलब इससे आसान सवाल और क्या आएगा यार. क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी की बात की जाए तो यहाँ पे ऐसे 580 रिटन रिप्रेजेंटेशन से इन्होंने सवाल पूछा था. आपको पूछा था कि अदर रिटन रिप्रेजेंटेशंस बताइए कहाँ कहाँ और रिटन रिप्रेजेंटेशंस की रिक्वायरमेंट होती है. नो दिस क्वेश्चन आई हैव रिटन एज डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो दूसरे ऐसे में जहां जहां रिटन रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड है वो लिख के आए होंगे, बट उसके अलावा भी अदर रिटन रिप्रेजेंटेशंस के बारे में बताया गया अंडर ऐसे 580, आपको वो भी कोट करना था. तो आई फील वो कुछ बच्चों ने मिस किया होगा जिसकी वजह से यहाँ पे मार्क्स कट सकते हैं. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सी, जो कि था बैंक ऑडिट से बेसिक ड्राइंग पावर कैलकुलेट करना था. एंड ये भी बहुत आसान था, मतलब यहाँ पे इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट से ये सब कुछ नहीं दिए थे, नॉर्मल परसेंटेजेस दिए थे, आपको फिगर्स दिए थे ना, आपको ड्राइंग पावर कैलकुलेट करना था. क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए जो कि था वो था ऐसे 501 से, मतलब आपसे यहाँ पे पूछा था फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है ना. इस पे इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली आरटीपी पे क्वेश्चन पूछ रखा है, एमटीपी में भी क्वेश्चन पूछ रखा है. तो अगर आप रिसेंट पेपर्स भी करके गए होंगे ना आरटीपी एमटीपी, तो भी आप ये सवाल अटेम्प्ट कर पाए होंगे, बिकॉज दिस वाज अ काइंड ऑफ हाईलाइट इन द रिसेंट एमटीपी एंड आरटीपी. एंड इस पे इंस्टीट्यूट ने शायद मॉडल टेस्ट पेपर में भी आपको क्वेश्चन दे रखा है. तो ये इंस्टीट्यूट आपको पहले ही हिंट दे रहा था कि बेटा ऐसा क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं. तो अगर आप करके गए होंगे तो आई एम प्रीटी श्योर आप ये भी अटेम्प्ट कर पाए होंगे. क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी जो कि था ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग से सिनेमा पे इन्होंने सवाल पूछा था. वन ऑफ द इजीएस्ट अंडरटेकिंग्स अंडर ऑडिट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग्स. जब मैं रिवाइज भी कराती हूँ, पढ़ाती भी हूँ, तो भी बताती हूँ कि सिनेमा में आपको कुछ नहीं करना है. सिनेमा में जब आप खुद जाते हो वो प्रोसीजर्स आपको इमेजिन करना है, सबके आगे एक वेरीफाई लगाना है. तो अगर बेसिक कॉमन सेंस से भी आपने ये सवाल किया होगा तो आप कर पाए होंगे ये सवाल अटेम्प्ट. क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सी जो कि था ऑडिट प्लानिंग स्ट्रैटेजी एंड प्रोग्राम से. तो स्ट्रैटेजी जिसमें डिवाइन होता है स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, उसके फैक्टर्स में एक रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स आता है, उसके बारे में आपको बताना था. वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. एंड क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सी का जो ऑप्शन था, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सी का जो ऑप्शन था, ओके दैट वाज फ्रॉम सीएसआर. तो मुझे लगता है जिन भी बच्चों को डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरटेकिंग, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस नहीं आता होगा, उन्होंने 6 पार्ट सी का जो दूसरा ऑप्शन है वो स्किप किया होगा और पहले ऑप्शन के लिए ऑप्ट किया होगा. टोटली योर चॉइस. यहाँ पे ऑप्शन था तो आप कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते थे. So that was a short paper analysis from my side. I hope you like it. Also, if you have taken classes from us, या आपने हमारे marathons refer किए या revisions refer किए, या there was any source through which we could help you in your examination, do comment down below. मुझे personally पढ़ के बहुत अच्छा लगता है. And that is it for this video. Thank you for taking out your precious time to watch this video. Also, जिस भी series को आप pause करके आए थे, आराम से जाके उसको वापस प्ले कर सकते हैं क्योंकि वीडियो हो गया है खत्म. जाते जाते डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू.